हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग के क्विक रिवीजन में आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा। दैट इज A16 बोरोइंग कॉस्ट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, देखिए कि बोरोइंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बिजनेस में फंड्स की जरूरत है। जब मालिक पैसा लगाते हैं तो उसे कहते हैं ओनर्स फंड, और बाहर वाले पैसा लगाते थे उसे कहते हैं बोरोड फंड्स। किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की, तो वो ओनर्स कैपिटल है, ओनर्स फंड है। और अगर कंपनी ने फंड जनरेट किया डिबेंचर इशू करके, सिमिलर बॉन्ड्स इशू करके, या बैंक लोन या कहीं से लोन लेकर, तो वो आउटसाइडर की तरह है, तो वो बोरोइंग्स है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान समझें कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनर्स फंड में भी आ सकती है और उसको लोन बोरोइंग भी माना जा सकता है। सीए इंटर के स्टूडेंट्स बड़े एकदम से टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या हो गया। ध्यान से समझें, एग्जाम में अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है, भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 10 लाख रुपए आए, तो वो इक्विटी का पार्ट है, ओनर्स फंड है। लेकिन एग्जाम में स्पेशली लिखा हुआ आ गया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इक्विटी और इट इज ट्रीटेड एज ए नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइबिलिटी लाइक डिबेंचर्स। ठीक है ना, ऐसा होता है। ऐसे एडवांस स्टैंडर्ड्स हैं, इंडेस हैं, फाइनल में आएंगे, उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लोन की तरह ट्रीट की जाती है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आपको उसको बोरोइंग मानना है, वरना उसे बोरोइंग नहीं मानना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मे बी बोरोइंग, मे नॉट बी बोरोइंग। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, एनी अदरवाइज इंफॉर्मेशन, वो बोरोइंग नहीं है, पर वो लिखा हुआ आ जाए तो हो भी सकती है। अब आते हैं कॉस्ट पे। तो किसी भी चीज को पाने के लिए हम जो भी देते हैं या हमें जो भी देना है वो कॉस्ट है। तो भाई इक्विटी कैपिटल इशू की तो इक्विटी डिविडेंड देना है, इक्विटी डिविडेंड इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट है। ऐसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट है। ऐसे ही लोन और डिबेंचर की कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट है। तो बोरोइंग का मतलब समझ में आ गया, कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया। और व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट? तो बोरोइंग से संबंधित जो भी कॉस्ट होगी वो बोरोइंग कॉस्ट कहलाएगी। तो भैया देखें यहां पे, इंटरेस्ट तो बोरोइंग कॉस्ट है ही, प्रेफरेंस डिविडेंड बोरोइंग कॉस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और अब बोरोइंग से संबंधित कोई भी कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट है। मान लीजिए मुझे लोन चाहिए, कंपनी को लोन चाहिए, किसी सीए की सर्विसेज ली, सीए की फीस, ये कमिटमेंट चार्जेस हैं। बैंक मैनेजर को आपने बोल दिया कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, तो वो कमिटमेंट है। तो बोरोइंग से संबंधित आपने कोई भी कमिटमेंट कर दिया, वो कमिटमेंट चार्जेस इज अ बोरोइंग कॉस्ट। बैंक से, इस बोरोइंग से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल एंसिलरी रिलेटेड खर्चा, फॉर एग्जांपल आप बैंक लोन लेने जाते हैं, बैंक वाले फाइल बनाते हैं, फाइल चार्जेस बोले 2,000 रुपए लगेंगे, तो 2,000 रुपए इज एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग, इज अ बोरोइंग कॉस्ट। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए का डिबेंचर 90 में इशू किया, 10 का लॉस है, तो 10 रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू इज अ बोरोइंग कॉस्ट। 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, 120 रुपए पर रिडीम करना है, तो 20 रुपए ज्यादा पे रिडीम करना है, तो ज्यादा दे रहे हैं तो अगेन कॉस्ट 20 रुपए एक्स्ट्रा आ रही है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ बोरोइंग कॉस्ट। तो कोई भी कंपनी अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू करती है जो बोरोइंग है और उसको डिस्काउंट पे इशू करती है, प्रीमियम पे रिडीम करती है, तो वो पोर्शन कॉस्ट होगा। ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान रखें कि मान लीजिए डिस्काउंट ऑन इशू 10 रुपए है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपए है, तो टोटल कंपनी को 30 रुपए का लॉस हो रहा है, कॉस्ट लग रही है। डिबेंचर 5 साल के लिए है, तो 30 डिवाइड बाय 5, तो 6 रुपीज पर एनम की कॉस्ट आएगी। अकाउंटिंग तो ईयरली होगी। ऐसे ही बैंक वालों ने फाइल चार्जेस लिए 2,000 रुपए, लोन 5 साल के लिए दिया, तो 400 रुपए पर ईयर आएगा। तो इसे कहा अमोर्टाइजेशन, डेफर करना पड़ेगा। तो बोरोइंग कॉस्ट 1 साल की लेनी है, अगर वो ओवरऑल दे रखी तो उसको डेफर्ड करेंगे। और इसके अलावा ये फाइनेंस चार्ज जो शब्द आया है यहां पर, ये AS19 में जब फाइनेंस लीज आएगी तो वहां पर भी ब्याज आता है, तो ब्याज तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। तो उस बोरोइंग कॉस्ट पर भी AS19 तो लग ही रहा है, AS16 के फंड कंसेप्ट भी लगेंगे। और अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग की है तो इंटरेस्ट वहां पर भी आएगा, तो वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। लेकिन डॉलर की रेट, जैसे मान लीजिए डॉलर में लोन लिया था, डॉलर 80 से 82 रुपए हो गया, तो एक्सचेंज का लॉस भी हो सकता है। तो हम अभी आगे इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा कि एक्सचेंज डिफरेंस भी, वैसे तो एक्सचेंज डिफरेंस AS11 लगता है, P&L में जाएगा, लेकिन इस AS16 के हिसाब से एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ हिस्सा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। वो कितना भी हम आगे बात करेंगे, वो बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा और वो AS16 के हिसाब से डील होगा। और AS16 में हमने देखा ओनर्स फंड क्या है, बोरोइंग्स क्या है, कॉस्ट क्या है, बोरोइंग कॉस्ट क्या है। अब एक और शब्द समझ लेते हैं पहले, क्वालिफाइंग असेट क्या है। एक क्वालिफाइंग असेट जो शब्द है, इस एएस के पहले था ही नहीं इस दुनिया में, इस एएस के बाद ही आया है। चाहे वो टेंजिबल असेट हो, चाहे वो इंटेंजिबल असेट हो, चाहे वो आपका स्टॉक, इन्वेंट्री, करंट असेट हो,
अब वो हर वो असेट जिसको रेडी फॉर यूज या स्टॉक है तो बेचना है, तो रेडी फॉर सेल होने के लिए एक टाइम लगता है। बिल्डिंग खरीदी, इमीडिएटली रेडी टू यूज है। मशीनरी खरीदी, इमीडिएटली रेडी टू यूज है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क खरीदा, रेडी टू यूज है। इन्वेंट्री खरीदा, रेडी टू यूज है। ये क्वालिफाइंग एसेट, रेडी फॉर सेल है, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट तब मानी जाएगी जब उसको रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल बनने में समय लगता है। जैसे हमने प्रोडक्शन शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल हम ये पेन बनाते हैं, पेन बनाना शुरू करा, हमने 1000 पेन बनाए, 10 महीने लग गए, 12 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, 15 महीने लग गए। टाइम पीरियड अभी डिसाइडेड नहीं, सब्सटेंशियल टाइम बोला है। बिल्डिंग बनाना शुरू करी, बनने में 11 महीने लग गए। तो हर वो असेट, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे करंट असेट हो, इन्वेंट्री हो, कोई भी हो, अगर उसको रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल होने में टाइम लगता है, समय लगेगा, तो वो क्वालिफाइंग असेट है। पर सर करना क्या है इस क्वालिफाइंग एसेट का? बस इस एस की मेन लाइन आ रही है सामने कि आपके बिजनेस में बोरोइंग है, हाँ है, तो बोरोइंग कॉस्ट है, हाँ है। और वो बोरोइंग क्यों की गई? क्वालिफाइंग एसेट के लिए की गई। सर क्वालिफाइंग एसेट का क्या कर रहे हो आप? टेंजिबल है तो कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, इनटेंजिबल है तो अपने ब्रांड को, पेटेंट को डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट बोलते हैं। और अगर इन्वेंट्री है तो स्टॉक को प्रोडक्शन करेंगे। तो कोई भी बोरोइंग कॉस्ट जो कि किसी भी क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन में लग रही है, तो उस बोरोइंग कॉस्ट को आपको पीएनएल में नहीं भेजना है, आपको असेट की कॉस्ट में जोड़ना है, कैपिटलाइज करना है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, कोई नई बात थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो आपको मालूम ही है। मशीनरी 1 लाख की खरीदी, उसको लाने तक का खर्चा और इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपए लग गए, तो आप 10,000 का खर्चा पीएनएल में ना भेजकर मशीनरी में ही जोड़ते थे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि असेट को रेडी टू यूज या इन्वेंट्री को रेडी फॉर सेल लाने तक जितना भी खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट में ही जुड़ता है, वो खर्चा पीएनएल में नहीं जाता है। तो बस इसी के यही एएस कहता है कि किसी भी क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में, डेवलप करने में या प्रोड्यूस करने में अगर कोई बोरोइंग की थी, लोन लेना जरूरी, और उससे कोई खर्चा लगा है, बोरोइंग कॉस्ट लगी है, तो जहां तक वो एसेट रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल हुई है वहां तक का खर्चा यानी इंटरेस्ट यानी और भी कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। कैपिटलाइज का मतलब खर्चे को पीएनएल में ना भेजना, खर्चे को असेट की कॉस्ट में जोड़ना, ये कैपिटलाइज होता है। तो मेरे इस एग्जांपल में मान लो जनवरी से बिल्डिंग बनना शुरू हुई और अक्टूबर में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, तो जनवरी से अक्टूबर तक का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, वो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। उसकी एंट्री इंटरेस्ट टू बैंक और बिल्डिंग टू इंटरेस्ट होगी, पीएनएल टू इंटरेस्ट नहीं होगी। या डायरेक्टली हम करेंगे बिल्डिंग टू बैंक, मशीनरी टू बैंक, जो भी एसेट में वो पैसा लग रहा है। तो यहां पर हमने क्या सीखा? बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट एएस क्या कहता है? उसको कैपिटलाइज कर दो। कब? जब वो बोरोइंग किस में लगी हो? क्वालिफाइंग एसेट के में। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन करने के लिए जैसे मैंने जनवरी से अक्टूबर लिया, तो इसको कहेंगे कैपिटलाइजेशन पीरियड। जिस भी पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है उस पूरी अवधि को कहा गया कैपिटलाइजेशन पीरियड। और कोई भी पीरियड हो दुनिया में उसकी एक स्टार्टिंग डेट होती है और एक एंडिंग डेट होती है। तो मेरे इस एग्जांपल में कैपिटलाइजेशन कब से शुरू हुआ? जनवरी से। कब खत्म हुआ? अक्टूबर में। ठीक है ना? तो जनवरी में जब शुरू हुआ तो उसको कहेंगे हम कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्या कहेंगे? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और जिस दिन कैपिटलाइजेशन बंद हो जाता है, जैसे मैंने अक्टूबर में बंद कर दिया, अक्टूबर में बिल्डिंग तैयार हो गई, वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, तो फिर उसे कहा सेजेशन। क्या कहा? सेजेशन। कैपिटलाइजेशन शुरू करने को कहा कमेंसमेंट, खत्म करने को कहा सेजेशन, इस पूरी अवधि को कहा कैपिटलाइजेशन पीरियड। ठीक है, अब एक बात तो कंफर्म हो गई, कैपिटलाइजेशन कब खत्म होगा? जिस भी क्वालिफाइंग एसेट में के लिए लोन लिया है और वो क्वालिफाइंग एसेट रेडी टू यूज है, रेडी फॉर सेल जिस दिन हो गई, वहां तक का इंटरेस्ट ही बोरोइंग कॉस्ट ही कैपिटलाइज होगी, उसके बाद की बोरोइंग कॉस्ट पीएनएल में जाएगी। सेजेशन के लिए ये पॉइंट है। लेकिन कमेंसमेंट कब होगा? तो कमेंसमेंट के लिए 3 कंडीशन है। एक ई एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए, दूसरा बीसी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होना चाहिए, और तीसरा एक्टिविटीज जो है वो एपी एक्टिविटीज प्रोग्रेस में होना चाहिए। सर बात समझ में नहीं आई। अभी मेरे एग्जांपल में तो 1 जनवरी से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो गया। देखिए 1 जनवरी को हमने लोन लिया, यस बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। 1 जनवरी को हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, भले नींव रख दी, यस, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एंड क्या बिल्डिंग बनके तैयार हो गई? नहीं, एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस, वो तो टाइम लगना ही पड़ेगा, तभी तो क्वालिफाइंग एसेट है। यस, तीनों कंडीशन, तीनों की तीनों कम्युलेटिव है, तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तो बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और जब तक कैपिटलाइज होता रहेगा जब तक वो रेडी टू यूज, रेडी फॉर सेल ना हो जाए। अब आपने लोन ही फरवरी में लिया होता और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जनवरी में शुरू कर दिया होता, तो जनवरी में तो ब्याज लगा ही नहीं, तो कैपिटलाइजेशन की बात ही नहीं आएगी। मान लो आपने जनवरी में लोन ले लिया होता, कंस्ट्रक्शन शुरू आपने फरवरी से किया होता,
ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट फिर पीएनएल में जाएगा, 1 महीने का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, लेकिन कब जाएगा पीएनएल में, जब क्लियरली मेंशन हो कि वो खर्चा उसमें यूज नहीं हुआ है उस असेट में। ठीक है ना, वो और ऑब्वियसली अगर असेट का कंस्ट्रक्शन फरवरी में शुरू हुआ है तो वो लोन का पैसा असेट में यूज हुआ ही नहीं है। खैर अभी इस पे और बात करते हैं आगे। तो कैपिटलाइजेशन कब शुरू होगा उसे कहते हैं कमेंसमेंट, कब खत्म होगा उसे कहेंगे सेजेशन। अभी एक शब्द और है सस्पेंशन, वो देखते हैं। अब इसके पहले बोरोइंग्स जो है 2 तरह की होती है, एक होती है जनरल और एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब समझें, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग में 10 लाख रुपए लग गए, उसमें मान लीजिए 2 लाख रुपए ओनर्स कैपिटल है, उस पर तो एस लगेगा ही नहीं। अब बचे 8 लाख, सुनना ध्यान से, 8 लाख लगे, 5 लाख तो 16% वाला लोन है आईसीआईसीआई से, और 3 लाख रुपए 12% वाला लोन है आईडीबीआई से। तो मुझे ये पता है कि मेरी जो बिल्डिंग बन रही है, ये जो क्वालिफाइंग एसेट बन रही है, उसमें कितना पैसा कौन से इंटरेस्ट रेट वाला है, ये मुझे पता है। तो मैं कहूंगा स्पेसिफिक बोरोइंग। स्पेसिफिकली मुझे पता है कि 5 लाख 16% वाला है, 3 लाख मान लो 12% वाला है, तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग है। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मैंने एक लोन आईसीआईसीआई से ले रखा है 16% पे, एक आईडीबीआई से ले रखा है 12% पे, मान लो ये दोनों लोन मिला के 40 लाख रुपए के सपोज, है ना, हमने बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उसमें 30 लाख रुपए लग गए। ठीक है, तो अब लोन तो 40 लाख का है, लगे भी 30 लाख ही है। ठीक है, अब उस 30 लाख में से आईसीआईसीआई वाला कितना लगा है, मान लीजिए बिल्डिंग में 50 लाख लग गए, तो वो नहीं बोल रहा हूं, लोन हमने लिया 40 लाख का, उसमें से मान लेते चलो 25 लाख रुपए का 16% वाला लोन है, और 15 लाख का 12% वाला लोन है आईडीबीआई से, 25 और 15। अब इस बिल्डिंग में जो है मान लीजिए अभी 25 15 से मान लीजिए 32 लाख रुपीज लगे, तो कौन से वाले लगे मालूम नहीं ना। हो सकता है 25 लाख पूरा लग गया और बचा हुआ उसमें से लगा, हो सकता है 15 लाख वाला पूरा लग गया और बचा हुआ उसमें से लगा, वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं। तो जब आपको क्वालिफाइंग एसेट में ये नहीं मालूम है, क्वालिफाइंग एसेट में ये नहीं मालूम है कि ये जो पैसा लगा है कितने परसेंट वाला है, अमाउंट पता है इतना लगा है, लेकिन परसेंट कौन सा वाला पैसा कितना लगा है वो नहीं मालूम है। टोटल मालूम है कि असेट में 30 लाख लग गए, पर आईसीआईसी बैंक वाला कितना, आईडीबीआई बैंक वाला कितना, पीएनबी वाला कितना, और प्रैक्टिकली तो लोन किसी भी इंटरेस्ट रेट पे लिया हो, पैसा तो बैंक अकाउंट में पड़ा है, अलग अलग थोड़ी होता कि 14% वाला लोन है 15% वाला लोन है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए तब वो कहलाएगी जनरल बोरोइंग। क्या कहलाएगी? जनरल बोरोइंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी बोरोइंग कॉस्ट है वो दी होती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 चाहिए। तो टाइम आपको हमेशा पता रहेगा, कैसे? जैसे अभी मैंने जनवरी से अक्टूबर लिया था, मान लीजिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन फरवरी में शुरू हुआ था और सितंबर में खत्म हो जाता, तो फरवरी से सितंबर का ब्याज कैपिटलाइज होगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से इंटरेस्ट निकलेगा। तो अमाउंट आपको मालूम होगा कि कितना कैपिटलाइज क्वालिफाइंग एसेट में लगा है, टाइम आपको मालूम होगा कितने समय का कैपिटलाइज करना है। ठीक है, लेकिन रेट स्पेसिफिक बोरोइंग में तो मालूम रहेगा कि रेट, ये जो पैसा लगा है कितना रेट है, लेकिन जनरल बोरोइंग के केस में रेट मालूम नहीं होती। रेट मालूम नहीं होती तो वहां पर एक से ज्यादा लोन अगर हैं, 14% वाले 16, ऐसा जरूरी नहीं एक से ज्यादा लोन है तो जनरल बोरोइंग है, नो, एक से ज्यादा भी लोन है और मालूम है कि कितना लोन किस असेट में कौन सा वाला लगा है, तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग है। लेकिन अगर आपको असेट की कॉस्ट को देखकर ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें 14% वाला कितना पैसा है, 16% वाला कितना पैसा है, तो फिर वो जनरल बोरोइंग है। और उस केस में एएस कहता है कि जितनी भी जनरल बोरोइंग है उसका इंटरेस्ट निकालो, टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल जनरल बोरोइंग, और एक एवरेज रेट निकालो, वेटेड एवरेज रेट बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं, और उस रेट से फिर आप कैपिटलाइज करेंगे। तो आपको जनरल बोरोइंग के केस में अमाउंट दिया रहेगा, टाइम पीरियड आप 10/12, 9/12, 8/12 कितने महीने का कैपिटलाइज करना है वो निकाल लेंगे, और उसके बाद जो एवरेज रेट आएगी उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इसके बाद जो एक और बात आती है वो ये, जैसे कि हमने कहा कमेंसमेंट और सेजेशन, कैपिटलाइजेशन शुरू करना खत्म करना। जनवरी से अक्टूबर मैंने एग्जांपल लिया था। अब मान लीजिए जून का एक महीना बीच में आ गया जिसमें कंस्ट्रक्शन रुक गया था, मतलब उस दौरान असेट का काम नहीं हुआ। अब असेट पे काम नहीं हुआ तो जून में इंटरेस्ट तो लगेगा, लोन तो वापस नहीं किया था, तो उस इंटरेस्ट का क्या करना है? तो एएस कहता है अगर ये काम जो रुका था ये नॉर्मल रीजन था, अनअवॉइडेबल था, अनअवॉइडेबल था, आप ब्रिज बना रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, पानी भर गया, बारिश बहुत हुई, काम रोकना पड़ा, आपकी गलती नहीं है, नॉर्मल अनअवॉइडेबल, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है? जून का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होता रहेगा, मतलब जो कैपिटलाइजेशन शुरू हुआ था वो जो अक्टूबर में खत्म होगा, जून महीने में उसको रोकना नहीं है, उस जून के इंटरेस्ट को भी असेट की कॉस्ट में जोड़ देना है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल रीजन से काम रुक गया था, किसी भी कारण से, जो एबनॉर्मल रीजन है जो कि आपके कंट्रोल में था, आप अवॉइड कर सकते थे, उसके बावजूद भी आपकी एबनॉर्मलिटी की वजह से एबनॉर्मल डिले हो रहा है, काम रुका है,
तो फिर वो इंटरेस्ट, जून का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज होने से रोकना है, उस इंटरेस्ट को पीएनएल में भेजना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेसेशन कब होगा, जब असेट रेडी टू यूज या फॉर सेल हो जाएगी, उस दिन इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट का बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट है, उसमें 3 बिल्डिंग बन रही है, फेज 1 में बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, तो आपने पूरे प्रोजेक्ट पे लोन लिया, पूरे प्रोजेक्ट पे लोन लिया, तो जिस दिन लोन लिया और बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब बिल्डिंग 1 कंप्लीट हो गई, तो बिल्डिंग 1 तक का, बिल्डिंग 1 के रिलेटेड जितना लोन है उतना कैपिटलाइजेशन वहीं रुक जाएगा। अगर उसके बाद भी बिल्डिंग 1 फेज 1 का लोन बाकी है, तो बाद का इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करना है। अगर फेज वाइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर फेज खत्म हो गया तो उस फेज का कैपिटलाइजेशन वहां बंद हो जाएगा। उसके बाद भी अगर उससे रिलेटेड लोन है तो फिर वो पीएनएल में जाएगा। फिर जिस दिन फेज 2 कंप्लीट होगा, फेज 2 का कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट बंद हो जाएगा। इस तरीके से फेज वाइज ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि बोरोड फंड आपके पास है, आपने उसको क्वालिफाइंग एसेट में लगाया, उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं आप। अब टेम्पररीली कोई पैसा, एक साथ तो पूरा पैसा लग नहीं जाएगा। मान लीजिए 1 लाख का लोन था, 20,000 रुपए का फंड अभी रखा हुआ है, आपने यूज नहीं किया और टेम्पररी उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट अगर आपने कर दिया उसको टेम्पररी, तो इनकम होगी, तो उस इनकम को पीएनएल में नहीं भेजना है, उसको पीएनएल में नहीं भेजना है, इन क्रेडिट नहीं करना है। जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है, उसी पीरियड में अगर कोई टेम्पररी इन्वेस्ट कर दिया लोन के पैसे का और इनकम हुई है, तो बोरोइंग कॉस्ट को ही कम कर देना है, इनकम ना मानते हुए कॉस्ट को कम कर देना है। इस पे भी एग्जांपल्स आपको मॉड्यूल में मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट, ये पूरा देखिए समराइज यहां पर है, बोरोइंग कॉस्ट क्या है पूरा आप देख सकते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, फॉरेन करेंसी लोन वाला पॉइंट समझा रहा हूं। इंडिया में अगर आप लोन लेते इंडियन करेंसी में, तो मान लो 10,000 का इंटरेस्ट लगता, लेकिन विदेश में सस्ता लोन मिल रहा है, आपने अपने सस्ते के चक्कर में 4,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया और लोन ले लिया। बहुत अच्छी बात है, ये 4,000 रुपए आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, इस पर A16 ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इस 10,000 का कोई वैल्यू नहीं है और 6,000 रुपए आपने बचा लिए, वो भी नोशनल है, लगा तो 4,000 एक्चुअल है। आप अगर इंडिया से लोन लेते तो 10,000 का ब्याज लगता, फॉरेन से लोन लिया, फॉरेन करेंसी में लोन लिया तो ब्याज 4,000 रुपए लगा, तो 6,000 आपने बचा लिए, आपकी बोरोइंग कॉस्ट 4,000 है। ये तो एक बात हो गई, आपने 6,000 बचा लिए और अब आप इतरा रहे हो खूब। लेकिन हुआ क्या, आपने जो फॉरेन करेंसी में लोन लिया था, जितने का भी लोन लिया था, डॉलर 80 से 82 हो गया, 2 रुपए पर डॉलर रेट बढ़ गया। मान लीजिए $10,000 का लोन था, जो भी लोन था, मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो गया आपको से 7,000 रुपए, कुछ भी, अरे 80 से 82 हो गया डॉलर, तो 2 रुपए का हुआ, मान लो $3,500 का लोन था यार, जो भी अमाउंट है, मान लो एक्सचेंज लॉस 7,000 हो गया। तो एक्सचेंज लॉस अगर 7,000 हो गया, तो अगर इसकी बात करूं 4,000 के फायदे, 4,000 के इंटरेस्ट की, तो AS16 बोरोइंग कॉस्ट लगेगा, एक्सचेंज लॉस पे AS11 लगेगा और ये पीएनएल में चला जाएगा। AS16 लगेगा तो ये पीएनएल में भी जा सकता है और कैपिटलाइज भी हो सकता है। AS11 का लगने का मतलब है कि लॉस है, जो लॉस हुआ है वो पीएनएल में ही जाएगा, और AS16 का मतलब है कि बोरोइंग कॉस्ट या तो कैपिटलाइज होगी या पीएनएल में जाएगी। अब AS16 क्या कहता है, केवल AS11 देखें तो ये आंसर, केवल AS16 देखें तो ये आंसर, लेकिन AS16 और AS11 का कॉम्बो AS16 में दिया है वो ये कि अगर तुम इंडिया से लोन लेने वाले थे तो 10,000 का ब्याज लग रहा था, लेकिन तुम तो विदेशी लोन लेकर आए 4,000 में, वो बोरोइंग कॉस्ट है। तुमने इतरा रहे हो कि 6 बचा लिए, लेकिन देखो भाई, तुम 6 बचाने गए थे पर 7 का एक्सचेंज, भाई फॉरेन में करेंसी में लोन नहीं लिया होता तो ये लॉस होता ही नहीं ना। तो फिर AS16 कह रहा है कि अभी 7,000 को एक्सचेंज लॉस मत मानो, इस 7,000 का जो एक्सचेंज डिफरेंस आया है, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट 6,000 है ना, जितना इंटरेस्ट तुमने बचा लिया, एक तरीके से वो बचा ही नहीं, वो तुम्हारी बोरोइंग कॉस्ट है, और बचा हुआ 1,000 तुम्हारा पीएनएल में जाएगा। तो इस पर देखिए क्या था, ये 4,000 रुपए की जो बोरोइंग कॉस्ट लगी थी, ये बोरोइंग कॉस्ट, इस पर AS16 लग रहा था, ये जो 7,000 रुपए का एक्सचेंज लॉस आया था, इस पर AS11 लग रहा है। लेकिन अब जो कॉम्बो प्रोविजन है उस हिसाब से क्या, इस पर तो 16 ही लगेगा। इस 7,000 में से ये जो 7,000 है, इसमें से आपने कितना इंटरेस्ट बचा लिया था, 10 लगता, 4 लगा 6, तो 6,000 को भी बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे, इस पर AS16 ही लगेगा, और 1,000 को हम एक्सचेंज डिफरेंस मानकर पीएनएल में ले जाएंगे। तो फर्क क्या पड़ा, ये 7,000 अगर एक्सचेंज लॉस होता तो पूरा पीएनएल में जाता, पर अब ये 7,000 में से
6000 बोरोइंग कॉस्ट है, तो या तो ये कैपिटलाइज होगा या पीएनएल में जाएगा, और ये एक्सचेंज लॉस पीएनएल में ही जाएगा। तो ये A16 का मैंने आपको एक समराइज बहुत क्विक रिवीजन करवा दिया है, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करवा दिया है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो मॉड्यूल के स्टडी मेट के लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी डाउट्स आपको हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपका सॉल्व किया जाएगा। ऑल द बेस्ट।